वाले हैं हमारी अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर, जो रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस। ठीक है जी। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला है कि जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, इनमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से पहले आप सबको ये क्लियर होना चाहिए जो टर्म्स आप रिकॉर्डिंग में यूज़ कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग के अंदर इन टर्म्स का क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग है। तो ताकि आप क्या करें, इन अकाउंटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इनका मीनिंग आपको क्लियर होगा। अगर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर एक्यूरेसी फिर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कौन कौन सी। देर आर सर्टेन बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ सर्टेन अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनको हम डेली बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक, इन रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन, इनकी जो ट्रांजेक्शन है या इनकी जो रिकॉर्डिंग है बुक में करने से पहले, इट इज एसेंशियल्स टू बी अंडरस्टैंड दिस टर्म। तो आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनकी मीनिंग, आपको इन टर्म्स की जो मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग अकाउंटिंग में, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कौन कौन सी और उनके मीनिंग क्या दिए हुए हैं हमारी अकाउंटिंग में। फर्स्ट आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। लेकिन कई कई बुक में इससे पहले एक एक और बिजनेस टर्म दी होती है, वो होती है एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस फर्म है। एंटिटी का मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस फर्म, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसको एस्टेब्लिश किया गया गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, विप्रो है, मारुति सुजुकी है, ये सारे क्या है, बिजनेस एंटिटी है जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है जी। आप कह सकते हो जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, और जो बिजनेस के प्रोप्राइटर्स होते हैं, है ना, जो कैपिटल लगाते हैं, वो पर्सन क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये लीगल एंटिटी होते हैं। इनके द्वारा लगाई गई कैपिटल से जो बिजनेस है वो अपने एसेट्स को, रॉ मटेरियल्स को, मतलब गुड्स को परचेज करते हैं, और इनके लिए इनकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और ये दोनों कभी भी एक पर्सन नहीं है, और ये लीगल एंटिटी है, दोनों ही सेपरेट 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 एंटिटी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिनको हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करना, है ना, ये हमने पढ़ा था किसमें, फर्स्ट चैप्टर में। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो जो बिजनेस के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इनकी वजह से जितनी, अगर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो इसकी वजह से हमारी जो एसेट है, जो लायबिलिटी है और जो कैपिटल है, उनकी वैल्यू में चेंज देखने को हमें मिलेगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम बिजनेस के अंदर करते हैं, और इनकी वजह से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो हमारी एसेट है, जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमारी कैपिटल है, उसमें चेंज देखने को हमें मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। फीचर्स में सबसे पहले क्या आता है, इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरी आर पेड टू एम्प्लॉइज, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक। वो कहते हैं कि जैसे आपने गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स है जो आपने परचेज की, मान लो सेल कर दी कैश में, क्रेडिट में सेल कर दी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी, आपने बैंक से लोन लिया था, आपने उनको इंटरेस्ट पे कर दिया, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। और ये क्या है, इनकी एंट्री हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर
अकाउंट्स में हम इनकी एंट्री करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो ये सभी एंट्री, ये हम सभी ट्रांजेक्शन, ये सभी जो भी एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो। तभी हम गुड्स को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स को मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो। तो उनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इसी प्रकार से सोशल एक्टिविटी आर नॉट कंसिडर एज इन द ट्रांजेक्शन। तो सोशल जो एक्टिविटी होती है उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। जैसे इफ़ एक्स परचेज ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, एक्स ने जो परचेज किया, एक गिफ्ट परचेज किया, किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि जो ये उन्होंने किया है इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं होगा। बिजनेस प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस की एंट्री ये में बिजनेस के अकाउंट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ट्रांजेक्शन को कहा जाता है कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटी जिनको हम इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे करते हैं, जिनको हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, चाहे वो गुड्स को सेल करना हो, परचेज करना हो, और सैलरी पे करनी हो, हमने कोई इंटरेस्ट पे करना हो, कोई खर्चा हमने करना हो, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, वो सभी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन कहलाती है। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटी करते हैं वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाती, और इनकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंट्स में नहीं करते। नेक्स्ट आता है फिर क्लासिफिकेशन में बी टू टाइप्स। उन्होंने बोला ट्रांजेक्शन्स में बी क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। ट्रांजेक्शन्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी। जो दो बिजनेस एंटिटी के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मान लो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के रिगार्डिंग है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब एक बिजनेस एंटिटी के द्वारा किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी को गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है, तो इनके इनके बिटवीन जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन्स की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, ये क्या है, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट आता है इट रिजल्ट इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। जो ट्रांजेक्शन्स है इसका रिजल्ट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज में आपको मिलता है। ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। और जो चेंज है वो होगा आपकी वैल्यू की, सम ऑफ द एसेट, एसेट की वैल्यू में, या लायबिलिटी में, या आपकी कैपिटल में। लास्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। आप कहोगे कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं उनको वो कैपेबल होनी चाहिए कि हम उनको मनी की टर्म में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सकें, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, जैसे लो आग लगने से गुड्स का नुकसान हो गया, या किसी कस्टमर के इनएबिलिटी हो गई पे करने के लिए, हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, इनकी वजह से हमें नुकसान हो गया, तो इस नुकसान को हम टर्म ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ट्रांजेक्शन्स हैं। और जैसे कोई भी एक एफिशिएंट मैनेजर था, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस, और आप कह सकते हो बहुत ही एक्सपीरियंस इनको था, और बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टली डिसीजन मेकिंग उनकी रही है हमेशा। तो ऐसे पर्सन ने अगर रिटायरमेंट ली, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, लेकिन इसको हम मनी के रूप में मेजर हम नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हम नहीं करते। इनकी एंट्री, इनकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग आपको कहीं भी देखने को अकाउंट्स में नहीं मिलेगी। तो ये 4 क्या थे, हमारे बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है उनकी करेक्टरिस्टिक्स थी। तो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। मतलब वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, वो होती है गुड्स को सेल करना, परचेज करना, वो सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसकी वजह से हमारे जो कुछ एसेट है, मतलब कुछ लायबिलिटी है और कुछ कैपिटल है, उनकी वैल्यू में क्या आती है, चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी कभी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आती, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही आती है
जिसको हम किस लिए करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। सेकंड उन्होंने बोला ट्रांजेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन हम विद इन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी के अंदर करते हैं, दो दो ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन जो ट्रांजेक्शन जो लेन देन होता है उनको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और थर्ड में उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की है वो चेंज होती है, मतलब एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की जो वैल्यू होती है उसमें कुछ चेंज देखने को हमें मिलता है। फोर्थ उन्होंने बोला है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वही है जिसको हम किस में कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं, चाहे नुकसान आग लगने से हुआ हो, चाहे कस्टमर्स के द्वारा बैड डेट्स हो गए हो, लेकिन जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। इसके अलावा चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट थिंग्स क्यों ना हैपन हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई जो एक एफिशिएंट मैनेजर थे वो रिटायरमेंट लेगी, उनकी डेथ होगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी हम इन नुकसान को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाती। नेक्स्ट आता है फिर हमारा इवेंट। इवेंट में मतलब उन्होंने बोला है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उनका जो रिजल्ट होता है उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब जितनी भी फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, उन्होंने बोला कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उनका जो रिजल्ट है, उनसे क्या रिजल्ट आया, उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल के साथ, 5 लाख कैपिटल के साथ, और उसने जो गुड्स जो परचेज की वो 4 लाख की कैश में, और उसको सेल कर दिया, मतलब 75% हिस्सा, मतलब 3/4 उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया 3,80,000 का। तो और उसने 20,000 कुछ गोडाउन रेंट भी पे किया, जो गुड्स को उन्होंने परचेज किया था इनको स्टोर करने के लिए भी उसने गोडाउन लिया हुआ है, तो उसका रेंट भी उसने क्या किया, 20,000 पे किया। तो ये सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। तो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, 5 लाख है, परचेज ऑफ गुड्स कितनी है, 4 लाख है, मेक कैश सेल कितनी है, 3,80,000 है, और पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट कितना है, 20,000 है। तो ये सारी तो होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है, और ये हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, इसलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको इवेंट कहते हैं। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, तो आप कह सकते हैं कि जो सेल की है वो कितने की है, 380 की है, लेकिन जो परचेज की थी वो कितने की थी इन्होंने, वो कहते हैं कि परचेज उन्होंने 4 लाख की थी। 4 लाख में 4 लाख का 3/4 कितना हो गया, मतलब ये हो गया 3 लाख, मतलब 3 लाख की चीज़ थी और उसने कितने में बेच दी, 3,80,000 में बेच दी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मतलब 80,000, लेकिन प्रॉफिट 80,000 का नहीं मानेंगे, क्योंकि 2,000 उसका खर्चा भी तो किया है उसको अर्न करने के लिए, मतलब अगर गुड्स को उन्होंने परचेज किया और सेल करने से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसको गोडाउन में रखने से जो रेंट पे किया वो भी तो खर्चा है, वो भी तो गुड्स के रिलेटेड ही है, तो उसके प्रॉफिट में से हम इसको लेस करेंगे, तो कितना होगा प्रॉफिट हमारा, 60,000। तो आप कह सकते हो कि इवेंट क्या निकल के आया, कि जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। नेक्स्ट फिर हम इसी में पढ़ते हैं, जैसे कैपिटल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब मुझे ऐसे बताएं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्या लग रहा है, परचेज जो गुड्स परचेज की थी वो कितनी परचेज की थी उसने, 4 लाख की, ठीक है, लेकिन सेल कितनी की है, 3 लाख। तो आप कह सकते हो 4 लाख की गुड्स परचेज की थी और कितनी की सेल कर दी, 3 लाख की सेल कर दी, तो इन्वेंट्री कितने लाख की पड़ी है, 1 लाख की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये भी देख सकते हैं कि कैश बैलेंस कितना है। सबसे पहले देखो कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की उन्होंने, कितनी कैपिटल वो लेके आए थे, 5 लाख, 5 लाख कैपिटल लेके आया था, प्लस फिर उसने क्या कर दी, कुछ सेल भी की है, कितने की, 380 की, वो भी कैश में की थी, तो ये क्या हो गया, 8,80,000 हो गया। 8,80,000 में से 3 लाख जो मतलब कैश में परचेज किया था वो कितना की उसने की, मतलब कैश यूज़ किया था, कैश में ही उसने परचेज की थी, और 20,000 क्या था जो रेंट उसने पे किया, तो ये क्या, 4,20,000। जब 8,80,000 में से 4,20,000 लेस करेंगे तो हम कह सकते हैं कैश बैलेंस जो बैलेंस है वो हमारा आएगा 4,60,000। ठीक है,
तो ये क्या है, कुछ इवेंट है जो रिजल्ट है ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसी में हमारा अकाउंट्स। Accounts is in actual practices, the individual transactions of like nature are recorded, added and subtract at one places। उन्होंने बोला है कि जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो अकॉर्डिंग टू नेचर रिकॉर्ड की जाती है कि किस नेचर की है, वो पर्सनल अकाउंट में है या आपका नॉमिनल अकाउंट है, उस अकाउंट नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है और उनको एक जगह पे हम क्या करते हैं, ऐड और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अकाउंट्स को समझने से पहले उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको अकाउंटिंग जो अकाउंट की टर्म्स है इसको समझने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में, और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो फॉर्म ऑफ एन अकाउंट है उसको। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स। अकाउंट का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करना सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो पर्टिकुलर किसी पर्सन के और किसी टर्म्स के रिगार्डिंग होती है, रिलेटेड होती है। इन अकाउंटिंग वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। अकाउंटिंग के अंदर हम सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का, एसेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंसेस का, इनकम का। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम सेपरेटली सबका रिकॉर्ड रखते हैं। द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म एज ए अकाउंट्स। जहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, हमने बोला कि अकाउंट्स में क्या है, आप क्या कह रहे हो कि जो अकाउंट है उसके अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स का, जो भी एक पर्सन से रिलेटेड वो किसी भी टर्म्स के रिगार्डिंग होती है। हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का, हर एक एक्सपेंसेस का, हर एक इनकम का हम क्या करते हैं, सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करते हैं और वहाँ पर इनसे रिगार्डिंग जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जहाँ पर हम सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पर ये मेंटेन किया जाता है, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। ठीक है। सच एज द अकाउंट्स ऑफ घनश्याम, जैसे घनश्याम का अकाउंट है, एंड द अकाउंट ऑफ राम, राम का अकाउंट है, मशीनरी का अकाउंट है, सैलरी का अकाउंट है, रेंट का अकाउंट है। ऐसे और भी सभी जो है टर्म्स हैं उन सब के अकाउंट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू द घनश्याम विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ घनश्याम। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स घनश्याम के रिगार्डिंग हैं, उन्होंने जितने भी कैश सेल की है, कैश परचेज की है, जितने भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी उनकी जो भी मतलब उन्होंने ट्रांजेक्शन्स की है, उन सब की जो रिकॉर्डिंग होगी वो घनश्याम के अकाउंट में होगी। और इसी प्रकार जो राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो राम के अकाउंट में होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक अकाउंट क्या है, इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज फॉर्म। तो अकाउंट्स का मतलब होता है एक लेजर रिकॉर्ड, एक लेजर रिकॉर्ड हम रखते हैं समरी करके। ठीक है जी। जिससे हमें क्या पता लग जाता है, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड। जो हमारा कार्टर है वो कहते हैं, जो कार्टर पर्सन है जो उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स का मतलब होता है एक लेजर रिकॉर्ड या एक समरी फॉर्म होती है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स की, जो क्या करती है पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा या जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान की गई है, उन सब का एक समरी राइजिंग फॉर्म में एक रिकॉर्डिंग को हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने बोला है कि अकाउंट को टू पार्ट्स में क्या टू साइड्स में डिवाइड किया गया है। जो साइड्स होती है, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को हम डी लिखते हैं, क्रेडिट को हम सी लिखते हैं। और जैसे हमें कैश अकाउंट बना के भी दिखाया गया है कि कैसे डेबिट क्रेडिट हम लिखते हैं और कैसे हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, आप कहते हो कि अकाउंट्स में हमें ये बताया है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अकाउंट में ये बोला गया है कि एक इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एड ऑफ सब्ट्रैक्शन इसमें करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स को हमें समझना चाहिए, डेबिट क्रेडिट क्या है और अकाउंट की फॉर्म क्या है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग एक ऐसी टर्म्स होती हैं जहाँ से बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी टर्म्स के रिगार्डिंग जितनी भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंट के अंदर करते हैं। यहाँ पर सबकी रिकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, सबके अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करते हैं।
जैसे घनश्याम राम का अकाउंट है, घनश्याम से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होगी घनश्याम वाले अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, राम से रिगार्डिंग जितनी ट्रांजेक्शन होगी राम के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। उसी प्रकार उन्होंने एक कार्टर पर्सन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड होता है जिसको जो एक समराइज फॉर्म में होता है। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उनको एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन की जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उन सबका एक जगह पे रिकॉर्ड ही अकाउंट कहलाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, और उसको डी आर ओ डी सी से हम डिनोट करते हैं, हम ऐसे इनको लिखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टर बाय द प्रोपराइटर इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस enterprises. Amount may be in the form of cash, goods and assets. It is the amount with the help of which goods and assets are be purchased in the business. In such an order to calculate the amount of the capital, all current assets and fixed assets are added up and external liabilities are be deduct out of it. तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है एक प्रोप्राइटर के द्वारा जो बिजनेस के अंदर क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। एक प्रोप्राइटर के द्वारा जो बिजनेस के अंदर क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल से ही एक बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है, एसेट्स को परचेज किया जाता है। तो जब भी हम कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले करंट एसेट और फिक्स एसेट को हम ऐड कर लेंगे और उसमें से जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको हम लेस कर देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल आल्सो नोन इज ओनर इक्विटी नेट वर्थ और नेट एसेट, इनको इस नाम से भी क्या है हम जान सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब होता है एक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। वो चाहे कैश की फॉर्म में लगाए चाहे गुड्स, और ये कैपिटल को परचेज इसमें उसकी कैपिटल की हेल्प से किया जाता है। तो कैपिटल को हम निकालते कैसे, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है इसी में ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब नाम से क्लियर है कि निकालना। जब एनी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज एंड एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। जब एक पर्सन के द्वारा जब एक हम कह सकते हैं जब जब हम कोई भी कैश या ओनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल पेमेंट के लिए बिजनेस फंड से निकाला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डोरोइंग कहते हैं। डोरोइंग का मतलब होता है कि जब कोई भी कैश या कोई भी आप कह सकते हैं गुड्स है बिजनेस के ओनर के द्वारा पर्सनल और प्राइवेट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है या कोई भी पेमेंट बिजनेस फंड से की जाती है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? It refers to the amount which the firm owns to the outsider, ex- excepting the amount owned to proprietor। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक फर्म के द्वारा आउटसाइडर को जितनी भी अमाउंट पे करनी है प्रोपाइटर की कैपिटल को छोड़ के, इसके अलावा जितनी भी अमाउंट उनको पे करनी है उनको हम क्या कहते हैं, उनकी लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बाद फिनी और मिलर ने भी यही डेफिनेशन दी है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है डेट्स, जो भी अमाउंट क्रेडिटर को पे करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कैसे निकालते हैं? लाइबिलिटी को एसेट माइनस कैपिटल करके निकाला जाता है। ठीक है जी। तो जैसे मान लो व्हेन ए फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, मान लो एक फर्म ने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट फॉर्म में, किससे? ए बिजनेस से। द अमाउंट इज ओइंग टू ए इज द लायबिलिटी। तो जो अमाउंट है अब जो ए को हमने पे करनी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने किस पे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। लाइकवाइज व्हेन ए बैंक अकाउंट इज द overdrawn, the amount owing the bank overdraft is known as a liability। तो जैसे बैंक से भी हमने क्या कर लिया, ओवर ड्राफ्टिंग करी है, तो ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसी प्रकार से कोई बिल हमने पे करना है, क्रेडिटर को हमने पे करना है, कोई वेजेस है हमारी वो अनपेड रहेगी वो हमें पे करनी है, तो ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर्स एंड ओनर आर इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट
एक बिजनेस को पढ़ती है और प्रोपराइटर उसको लेके आते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वो अमाउंट जब एक बिजनेस के दोबारा वापस अपने प्रोपराइटर ओनर को पे करनी होती है, उनके लिए वो क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। जो अमाउंट जो मतलब इंटरनल लायबिलिटी किसी की बिजनेस की वो कैपिटल होती है। कैपिटल ही इंटरनल लायबिलिटी होती है कि जो प्रोपराइटर बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस के लिए, कहीं ना कहीं वो एक लायबिलिटी है और जिसको इंटरनल लायबिलिटी हम बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एक बिजनेस को एंटिटी से बाहर आउटसाइडर को पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर को, बैंक को लोन के रूप में अगर हमने कुछ यूज़ किया है तो उस तौर पर हमें कुछ पे करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब हम आउटसाइडर को पे करना है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल जो लायबिलिटी होती है फर्दर उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिनकी पेमेंट करनी होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स हैं एंड डेटर्स है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, वैसे तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है क्योंकि आउटसाइडर को हमें पे करनी होती है, लेकिन मोर देन 1 ईयर अभी हमें टाइम होता है, 1 साल के बाद हमें इनको पे करना होता है, तो इनको 1 साल के बाद हमें इनको पे करना होता है, इसलिए हमारी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी हमें बाहर पे करनी है, लेकिन क्या करनी है, नॉर्मली विद इन 1 ईयर हमें इसको पे करना होता है। तो ऐसी लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या शॉर्ट टर्म कोई लोन है इसकी पेमेंट हमें करनी है, तो ये जो पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर हमें करनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी हमने पढ़ लिया। लायबिलिटी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक फर्म को जो फर्म है उसको आउटसाइडर को जो पे करना होता है एक्सेप्टिंग अमाउंट ऑन टू प्रोपराइटर, प्रोपराइटर की जो कैपिटल होती है इसके अलावा जो भी आउटसाइडर को उनको पे करना होता है उनको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है कि इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो प्रोपराइटर को उनको पे करनी होती है, जो प्रोपराइटर कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस में ताकि वो गुड्स एसेट्स को परचेज कर सके, तो उसको वो एक फर्म की लायबिलिटी तो हमेशा होती है इसलिए इनको, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एक फर्म को आउटसाइड पे करनी होती है, और ये टू टाइप्स की होती है, नॉन करंट और करंट। करंट का मतलब होता है जब उनको जो लायबिलिटी पे करनी हो विद इन 1 ईयर करनी हो, और नॉन करंट का मतलब होता है जो मोर देन 1 ईयर के बाद उनको पे करना हो, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं।